Welcome to your own YouTube channel, Metric English Medium. राइट, तो हम लोग आज न्यूट्रिशन देखने वाले थे और इस पेन लेट मी यस। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, आई थिंक आपको याद होगा कि ये सब क्वेश्चन बनाने दिए थे, राइट। तो आप लोगों ने होप करते हैं कि आप सभी ने इसको बनाया होगा, राइट। तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आंसर क्या होंगे। हम आपको बता देते हैं, आप खुद से उसको लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। मतलब डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट क्यों है, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन, अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आए बॉडी में तो वो इनसफिशिएंट क्यों है, ठीक। मतलब क्या यहाँ पर सवाल वही यही है कि डिफ्यूज़न जो है वो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता हमारे बॉडी में, क्यों? तो हमने क्लास में ये डिस्कस किया था ना कि जो डिफ्यूज़न वो बहुत स्लो है, ठीक है, वो बहुत स्लो है। मतलब अगर माउथ से सारे टिश्यू में उसको जाने के लिए मतलब सालों लग जाएंगे, इतना स्लो होता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी जो है वो मल्टीसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है हर एक सेकेंड में उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, फॉर द मेटाबॉलिज्म। क्योंकि हर एक जो सेल है वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है और उसके लिए ऑक्सीजन उसको हर सेकेंड चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 घंटा 5 घंटा बाद मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए डिफ्यूज़न जो है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो यू कैन कमेंट, ओके। अब दूसरा सवाल है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हम लोग कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है। हम लोग कैसे क्राइटेरिया, हम लोगों ने क्या देखा कि ये काफ़ी नहीं था कि कोई ग्रो कर रहा है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है या उसमें मूवमेंट है, ये सफिशिएंट नहीं था। क्या था? लाइफ प्रोसेस। मतलब क्या था कि उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हमेशा चलता हुआ रहना चाहिए, वेदर दे आर डूइंग एनी वर्क, वेदर दे आर स्लीप। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है दैट मीन्स कि उसके बॉडी में लाइफ प्रोसेस यानी डाइजेशन, इंजेशन, रिस्पायरेशन और ग्लाइकोलाइसिस, ये सब जो है हर वक्त होता रहेगा, चाहे वो सोया हुआ है, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे वो डांस कर रहा हो, चाहे वो नींद में हो, हर वक्त उसके बॉडी में वो प्रोसेस होता रहेगा, तभी उसको हम लोग अलाइव कहेंगे कि ये चीज़ जिंदा है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाई एन व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि रॉ मटेरियल बताइए जो ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? जैसे अगर प्लांट्स की बात कर ले तो प्लांट जो है वो सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं और वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कुछ फॉस्फोरस, कार्बन, ये सब लेते हैं। तो ये सब हो गया प्लांट के लिए रॉ मटेरियल। वैसे ही ह्यूमन जो है ह्यूमन्स क्या लेते हैं? सेम O2 लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल हो गया। और फूड जो हम लोग खाते हैं ये सब रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये सब रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे कि आप क्या समझते हैं, आप कौन से प्रोसेस को कंसीडर कीजिएगा कि आप आपके लाइफ को मेंटेन करने के, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से उसमें प्रोसेस होगा। तो हम लोग पता है कि इंजेक्शन होगा, उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें डाइजेशन होगा, उसमें एसिमिलेशन होगा, उसमें एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसान था, आप खुद से बना के यू कैन राइट। नाउ द टॉपिक इज न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आते हैं व्हेन वी टॉक, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो मेन पॉइंट होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। When we talk or ride a bicycle, we are using up energy.
Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain state of order in our body. मतलब अगर जब हम लोग बाइसाइकिल चलाते हैं या चलते हैं पैदल, तभी या हम लोग डांस करते हैं या खेलते कूदते हैं, तब हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं। लेकिन तब भी हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं जब कोई हम लोग एक्टिविटी कोई काम नहीं कर रहे हैं। और वो एनर्जी क्यों यूज़ करते हैं? फॉर मेंटेनिंग आवर स्टेट ऑर्डर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के स्टेट को, बॉडी के जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। और हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग अदर आउटसाइड मटेरियल यूज़ करते हैं। आउटसाइड रॉ मटेरियल जो हम लोग खाना खाते हैं वो रॉ मटेरियल है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर क्यों? फॉर ग्रो, मतलब ग्रो, बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। और ठीक है, ये सब हम लोग को चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल हमने बताया अभी कि O2 है, वाटर है, और जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और ये जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं आउटसाइड, वो फूड के फॉर्म में होता है। और फूड में वो सारे चीज़ होता है, सारी एनर्जी होती है, यानी फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, यानी जो लिविंग थिंग अपना फूड कैसे लेते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म का जो है वो कॉमन मटेरियल होता है, कॉमन फूड मटेरियल होता है। ठीक है, बट उसका अलग अलग तरीका होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट mechanism, or we can say yes, different kind of mechanism to ingest or to take food. ठीक, some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना खाना को पूरा करते हैं। और किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में और वाटर का फॉर्म में। ये प्लांट की बात हो रही है। प्लांट जो है इनऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक वो चीज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो अगर कार्बन उसमें अगर जुड़ गया तो वो इनऑर्गेनिक हो गया, अगर बोरोन जुड़ गया तो वो इनऑर्गेनिक हो गया, अगर फॉस्फोरस जुड़ गया तो इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सोर्स यूज़ करता है प्लांट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। These organisms, the autotrophs, the autotrophs include green plant and some bacteria. मतलब ये सब जो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन? ऑटोट्रॉप्स का मतलब ऑटो, जो खुद से अपना खाना बनाए, यानी मेकिंग देयर ओन फूड। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बोल रहा है कि प्लांट जो है, तो ऑटोट्रॉप कौन है? ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सम बैक्टीरिया, यानी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ऑटोट्रॉप है, यानी जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप। और हेटरोट्रॉप वो है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब वो जो है खाना को लेते हैं और सिर्फ खाना को बनाते नहीं, वो खाना को तोड़ते हैं। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो हम लोग खाना को अंदर तोड़ रहे हैं। हम लोग, हमारा बॉडी खुद से खाना कभी नहीं बना पाएगा। ठीक है, some organisms utilize complex substance. These complex substance have to be broken down into simpler one before they can be used for the upkeep and the growth of the body. To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme. मतलब कुछ ऐसे organism जो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड यूज़ करते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जटिल फूड, मतलब वो फूड बहुत कॉम्प्लेक्स, जो यानी बहुत बड़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, ये सब फूड का बहुत बड़ा फॉर्म है, और वो हम लोग लेते हैं बॉडी में, और बॉडी में उसको जाके हम लोग तोड़ते हैं, यानी जो हमारा बॉडी है उसको तोड़ता है। अब बॉडी जो है उस फूड को कैसे तोड़ता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट, यानी बायो कैटलिस्ट मतलब, यानी बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ होता है ना। लाइफ यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी रिएक्शन को
करवाना। कैटलिस्ट वो होता है या एंजाइम वो होता है जो किसी रिएक्शन को घटाए या बढ़ाए, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन करके खाना को तोड़ता है, यही कैटलिस्ट, यही बायो कैटलिस्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्यों तोड़ना पड़ता है? ताकि जो है हम लोग खाना को एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। अगर खाना को if the food is so complex we cannot absorb that kind of food, so we must have to break down the complex food, okay। अब आते हैं, does the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotroph? heterotroph including animals and fungi, यानी जो ये किस बात है? ऑटोट्रॉप, सॉरी हाइड्रोट्रॉप, यानी यही हाइड्रोट्रॉप है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड करेंगे। और हाइड्रोट्रॉप में कौन कौन आएगा? एनिमल आएगा और फंगी आएगा। दैट मीन्स कि हाइड्रोट्रॉप के अंदर ही ये बायो कैटलिस्ट वाला यानी एंजाइम वाला मैकेनिज्म होगा, यानी एंजाइम जो है वो जो एंजाइम है वो हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, जैसे एनिमल एंड फंगी। आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा फंगी का क्लासिफिकेशन के, फंगी में अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है। फंगी का अलग अलग नाम है, बेसिडियो माइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, डिट्रियोमाइसिटीज, तो ये सब अलग अलग नाम है जो आप लोग पढ़िएगा। अब आते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक, यस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जैसे हमने बताया, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, खुद से, जो खुद से खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotroph take in substance from the outside and convert them into store form of the energy. इस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कार्बन लेता है और उससे अपना खानों को बनाता है। और वो किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए, सब्सटेंस आउटसाइड जो आउटसाइड से खाना लेता है उसको कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में जमा होता है। दिस मटेरियल, कौन सा मटेरियल लेता है प्लांट? दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब जो प्लांट है वो CO2 लिया, वाटर लिया, उसको चेंज किया कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज से 6H12 O6, ठीक है, और उससे क्या रिलीज किया? O2 एंड वाटर, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे डीपली अभी, ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस में, ये इसी प्रोसेस में हम लोग फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं रहेगा और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। हम लोग अभी देखेंगे डीपली अंदर, यहाँ पर इधर है आगे, ठीक है। अरे कहाँ गया? ठीक, तो ये ठीक है। अब देख मतलब क्या हम बोले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला के वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी ग्लूकोज बनाता है अपने बॉडी के अंदर, खुद से बना रहा है। कौन? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रॉपी, ये प्लांट करता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ टेक प्लेस, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट बनाया गया प्लांट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बॉडी के अंदर जमा होता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और फिर उससे धीरे धीरे उस एनर्जी को जैसे जैसे प्लांट को चाहिए होता है वैसे वैसे प्लांट अपना कंज्यूम करता है। अच्छा, दो चीज़ें, प्लांट में जो फूड जमा होता है, फूड स्टोर होता है, वो किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ये चीज़ याद रखना है। और एनिमल्स में जो फूड जमा होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है, ठीक है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, फूड जो जमा होता है, ये आता है क्वेश्चन बोर्ड में आता है ये सब। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat and store in our बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ ग्लाइकोजन, मतलब कि इसी तरीके का हमारा बॉडी में जो खाना हम लोग तोड़ते हैं उस खाना को, एक्स्ट्रा खाना को हम लोग जमा कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और उसको फिर हम लोग जो है ये करते हैं, फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। 96 में कौन सा पेज है? ठीक है, तो ये जो है ये अब फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पर गौर से हम लोग इसको देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए,
क्या हो रहा है? पहले तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन, यू मस्ट रिमेंबर दिस, बिकॉज ये जो है बोर्ड में, ये जो है बोर्ड में आता है, ठीक है, बोर्ड में आता है। अच्छा, आप यहाँ से, यहाँ ख़ास कुछ है नहीं जो आपके लिए हाईलाइट करें, बट आप ये यही वाला पार्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोजन में के फॉर्म में जमा होता है, ठीक है। एक मिनट, अरे यार, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है, ये आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। ये से ठीक, तो यही हमको जो लगा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये अब आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल याद रखना है कि ये वाटर जो है वो रूट से आता है, ये रूट से आता है, और ये आपका एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है। एंड ये सनलाइट क्लोरोफिल तो है। अब लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग देखते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस। क्या सबसे पहले आपको ये पूरा टिट्टो, ये पूरा आपको याद रखना है, और अगर फोटोसिंथेसिस एग्जाम में आए लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही 3 पॉइंट लिखना है, कोई नहीं काटेगा। अगर 5 मार्क्स का तो आपको 5 मार्क्स देना ही होगा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यहाँ पर, इसका काम क्या है, इसका क्लोरोफिल का काम क्या है कि वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। मतलब सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब यहाँ मान लेते हैं यहाँ सन है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये काम किसका है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट जो है नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सबसे पहला सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट के अंदर लेके कौन जाता है? ये हमारा क्लोरोफिल। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो ये लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो लाइट एनर्जी है, उसको चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी में उसको चेंज कर दिया गया, उससे इस वाटर को तोड़ा जाता है, जिससे कि हम लोग को हाइड्रोजन, जिससे कि हम लोग को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। ये काम है, मतलब वाटर को तोड़कर हम लोग कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएंगे, जिससे कि हम लोग ग्लूकोज बना पाए हम लोग। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फिर इस यहाँ पर गौर से देखिए, बहुत धीमी हो गया, वेट, मतलब देखिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके, यानी इसका रिडक्शन करके हम लोग को क्या मिलता है? विल फाइंड क्लोरोफिल एंड स्प्लिटिंग दीज टू थिंग। मतलब ऑक्सीजन को, वाटर को स्प्लिट करके हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को जब रिडक्शन करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक, ये हो गया। These steps need not take place one after to other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the night day. मतलब क्या हो रहा है? ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली मतलब पूरा होता जा रहा है एक साथ, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रात में जो है, जो डेजर्ट प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेता है एट नाइट, क्या, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एंड ये इंटरमीडिएट विच इज एक्ट अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द डे। मतलब रात में वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेता है, ठीक, और दिन में क्यों, रात में तो यहाँ पर आपका सनलाइट ने जो खाना बनाएगा, तो इसीलिए वो
एट द डे जब सनलाइट आता है तब वो क्लोरोफिल से उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लिया था उसको यूज़ करता है, राइट। तो ये था डेजर्ट प्लांट। अब let us see how each of the following component of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब आते हैं, if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। अगर हम लोग एक पत्ते को अगर लें और हम लोग माइक्रोस्कोप से उसको अध्ययन करें, देखें, तो हमें क्या मिलेगा कि उसमें छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे, छोटे छोटे, यानी ये लीफ है तो इसमें ग्रीन 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 छोटे छोटे डॉट्स हम लोग को मिलेंगे, ठीक है, डॉट्स मिलेंगे। तो दीज डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। हमने बताया था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर आपका क्लोरोफिल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो वो वही जो ग्रीन डॉट्स है, ये जो ग्रीन डॉट्स है इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। अब जब आप पढ़िएगा थाइलाकोइड्स ये सब आप 11th में जाइएगा तब और ये और डीप में पढ़िएगा, ठीक है। सो लेट अस डू एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है कि क्लोरोफिल कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये चलिए अब आगे आते हैं। अब लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए, इन क्लास 9th हम लोगों ने पढ़ा, वी हैड टॉक अबाउट द स्टोमाटा, ठीक है। क्लास 9th में हम लोगों ने ये स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था कि स्टोमाटा होता क्या है। विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, यानी वो टीनी पोर्स, यानी ये अगर लीफ है, तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये छेद होते हैं, ये जो ये यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, यही टीनी छेद को हम बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है, ये स्टोमाटा बोलते हैं। उसका काम क्या है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ज़्यादा मैसिव अमाउंट, ज़्यादा इस ये जो ओपनिंग है स्टोमाटा, इसका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो किसी थ्रू पोर्स से, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब इसमें कौन सा गैस एक्सचेंज होगा, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो प्लांट है वो CO2 एज ए खाना बनाने के लेगा, और जब खाना बन जाएगा मतलब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, उससे बाई प्रोडक्ट क्या छोड़ेगा, O2, यानी प्लांट का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, और जो रॉ मटेरियल है जो खाना बनाने के लिए ज़रूरत है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स एज वेल। और हम लोग एक पॉइंट भी नोट करना है कि एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है वो सिर्फ लीफ में भी नहीं होता है, मतलब लीफ में होता ही है, लेकिन लीफ के अलावा स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है, ठीक है। यानी जो स्टोमाटा जो है वो स्टेम, रूट और लीव्स, ये तीनों में होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा, द प्लांट क्लोजेस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जो ये स्टोमाटा, इसमें तो गैसेस एक्सचेंज होता ही है, बट इसमें वाटर का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है, वाटर का भी एक्सचेंज होता है। अब देखिए, ये दिस व्हेन दीज स्टोमाटल पोर ओपन्स एंड क्लोजेस, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कब होता है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज हो जाता है थ्रू द स्टोमाटा, प्लांट क्या करता है, क्लोज कर देता है अपने पोर्स को, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होता। मतलब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तब इसको बंद करता है, ये क्लोज है, तब इस पोर को बंद कर दिया जाता है। बट जब प्लांट को ट्रांसपिरेशन करना होता है, मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी भर गया है, अब वो पानी को भी लूज करेगा और उसको CO2 भी चाहिए, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने स्टोमाटा को खोल देगा, ओपन कर देगा। ये है मतलब स्टोमाटा ओपन कब होगा, दो केस में, चाहे उसको ट्रांसपिरेशन करना है, मतलब पानी को बाहर निकालना है, या उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, ठीक। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और उसी वक्त O2 भी बाहर आएगा, ठीक है।
द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ पोर, यहाँ इस पार्ट को देखिएगा गौर से, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ड्राइंग बहुत गंदा हो गया, पहले आर्टिस्ट हुआ करते लेकिन ठीक है, ये स्टोमाटा, ठीक, तो ये स्टोमाटा, तो सॉरी ये पूरा है ये स्टोमाटा, लेकिन ये है गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल का ही काम है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यही गार्ड सेल का काम है कि खुलना और बंद होना, ठीक है। और ये गार्ड सेल कब खुलता है, कब बंद होता है? द गार्ड सेल swells when water flows into them, causing the stomata pore open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. अब यहाँ गौर कीजिए, अभी प्लांट के पास पर्याप्त मात्रा में वाटर है, राइट, एंड प्लांट वांट्स टू रिलीज इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ वाटर को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अब उसको ट्रांसपिरेशन करना है, जब वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो ये गार्ड सेल जो सोला हुआ था, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, वो अब उसको पानी मिल गया तो वो फूल जाएगा, वो इस कदर ये फूल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी आ गया, पानी भर गया, जब पानी जहीं भरा तो वो फूल गया, तो ये गार्ड सेल ओपन हो गया, ठीक है। और जब पानी पूरा लॉस हो गया तो फिर वो ये सिकुड़ गया, ये श्रिंक हो गया, और फिर गार्ड सेल बंद हो गया। मतलब खुलेगा तभी, जब गार्ड सेल तभी खुल रहा है जब उसको ट्रांसपिरेशन, जब उससे वाटर लॉस हो रहा है, यानी गार्ड सेल में वाटर आके गार्ड सेल को फुला दिया, दैट मीन्स तभी पोर ओपन हो गया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया और ऑक्सीजन बाहर चला गया। और जब वो ट्रांसपिरेशन हो गया, जब पानी उड़ गया, तो वो श्रिंक हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गया और वो फिर पोर बंद हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आई थिंक सो, ठीक। वेट, 7 ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन दीज टू एक्टिविटीज़ जो हम लोग यहाँ पर किया हुआ है, वी कैन डिजाइन दैट एक्सपेरिमेंट दैट द सनलाइट एसेंशियल फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि सनलाइट कैसे ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जब प्लांट जो है सनलाइट में नहीं था तब ग्रो नहीं कर रहा था, जब सनलाइट में था तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need raw material for the building of body. Water is used, मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफ जो है वो किस तरह अपने फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बट उसको अदर और क्या चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए जो उसके बॉडी को बिल्ड करे। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से लेता है ये वाटर जो है, वो सॉइल से लेता है प्लांट, बाय द रूट इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब हो गया जो कि सॉइल में रहता है, जो कि सॉइल में रहेगा उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट, और जो पानी में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। जो एरियल में रहेगा तो उसको एरियल प्लांट बोलेंगे, जो एयर में रहेगा। अदर मटेरियल लाइक हाइड्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक जिसमें ये दोनों छोड़ के सब कुछ रहेगा, बोरोन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब इनऑर्गेनिक है। तो ये सब इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है ये भी प्लांट जो है सॉइल से ही प्राप्त करता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ये आपका लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ये पॉइंट आप, ठीक। एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द साइंस ऑफ प्रोटीन अदर कंपाउंड। यानी प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, नाइट्रोजन किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट में प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट में जो प्रोटीन बनता है वो नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। और इसमें हम टिकल मार देते हैं ताकि आप लिख लें कि कौन कौन मेन पॉइंट है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये वाला है, ठीक। नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर सरफेस ऑफ द रूट एंड लीव्स एज वेल, ठीक है, ठीक। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, द गार्ड सेल swells off,
यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये लिख लें। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस इन द स्टोमेटा, ये भी लिख सकते हैं। द प्लांट क्लोजेज, हाँ ये भी, द प्लांट क्लोजेज और डज नॉट, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ये तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूरा ये जो है ये आपका तीनों लाइन ये इंपॉर्टेंट को एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। और ये तो भी आई है ही, ठीक है, ये है। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट नाइट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये मॉडल अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये उसको पूरा कर ही देते हैं। टेक अप द फॉर्म नाइट्रेट्स, एक मिनट, दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स and nitrites, or it is taken up organic compound which is have prepared by the bacteria। मतलब ये जो फॉस्फोरस है ये सब कहाँ से मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे, नाइट्रेट से मिलता है, ठीक है। और ये सब अलग अलग बैक्टीरिया से भी हम लोग को मिलता है, ठीक, जैसे राइबोसोम बैक्टीरिया, ये सब नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट में, ठीक है। और हाइड्रोट्रॉप हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखें, ये आज था लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो जो लोग जो आप में से लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद 2 को देखें। उसके बाद हम लोग कल लेक्चर नंबर 3 में हम लोग हाइड्रोट्रॉप कवर करेंगे, और ये सब फिर हम लोग बॉडी के मतलब अपनी जो ह्यूमन बॉडी में हम लोग आ जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को आज का सेशन, आज का क्लास कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल ना भूलें, इससे हम लोग को जो मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। देखिए, आपको जो समझ में ना आए, जो लाइन समझ में ना आए, आप कमेंट कीजिए, वो लाइन ही कॉपी करके कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू आंसर। और अगर हम आपके पीछे 40% मेहनत कर रहे हैं, तो आपको खुद का 100% देना होगा, कम से कम आपको अपना 80% देना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको कहा जा रहा है वैसे वैसे कीजिए, आपका देखिएगा। सिर्फ ये बोर्ड की बात नहीं है, ये साइंस जो है आपको आपके लाइफ को बनाएगा। अगर आप क्लास 10 के साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो 11, 12 और ग्रेजुएशन में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ये बेस है, ये बेस समझने की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे नहीं समझते, वो सोचते हैं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट सब कुछ खत्म करें। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अभी से अच्छे से पढ़िएगा तो आपको साइंस से प्यार हो जाएगा। जो लोग साइंस नहीं पढ़ा, उसको साइंस का वैल्यू नहीं पता, आपको फील हुआ कि यस साइंस है कुछ, तो आगे आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आप इसलिए हम एनसीईआरटी का लाइन इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बच्चा समझ में नहीं आता उसको, राइट। तो वो अगर एनसीईआरटी एक बार आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया, तो आपको एनसीईआरटी से प्यार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक भी लाइन अगर फालतू नहीं है, एक भी लाइन अगर फालतू हमको दिखा दीजिए, राइट, तो नहीं मिलेगा आपको। तो फिर ठीक है, गुड नाइट। आप लोग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में